हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है 6th क्लास है हमारी और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत, और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। और आरंभिक नगरों में कल हम सबसे पहले आपका देख रहे थे कि वहाँ का नगरीय जीवन क्या था उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे कि लोग नगर में किस तरह से रह रहे थे, क्या उनके जीवन यापन की विधि थी, किस तरह से वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। इन सभी पर हमने गौर करके एक एक करके आपका बात की और बहुत सारे पहलुओं को हमने इसमें सोचा समझा और गौर करके देख लिया। तो कल हमने देखा कि कुछ हमें आपके मिट्टी के बने कुछ आपके खिलौने मिले, कुछ हमको मोहर मिली हैं, उन मोहरों को हमने देखा, उत्खनन कर कुछ हमने बाट और मनकों की बात की थी, नगर और नए शिल्प में हमने बात करी थी, कुछ हमको आभूषण मिले विशेष प्रकार के, उनको हम लोग देख चुके थे। क्लियर है। आज थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के गौर करके हमको देखना है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे सामने डिजिटल बोर्ड की तरफ। जी ऐसी कुंभी चौड़, एक कोई बच्चा माइक ले और माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े, वो भी वॉलंटियर बच्चा। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी। बेटा मानसी, आप पढ़ोगे? यहाँ से पढ़ना शुरू करें। हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहारें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन लोग थे। देखो पृष्ठ 6। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता है? क्या वे पत्थर के पाट बनाते थे? सभ्यता 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेलन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेष से कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर त्रासना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर चित्रकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। आप बैठ जाओ मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बैठ जाओ। इतने साहस के साथ वो सबसे पहले खड़ी हुई और माइक लेकर उसने पढ़ना प्रारंभ किया। कितनी अच्छी बात है। ये अकेली बच्ची खड़ी हुई, माइक लिया और आपके बीच पढ़ा।
तो इसी तरह से सभी बच्चे अगर एक एक आपका पैराग्राफ आपका पढ़ते हैं, सबका पार्टिसिपेंट होगा। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, कह रहे हड़प्पा आपके सभ्यता के लोग आपके पत्थर की मोहर बनाते थे। पत्थर आप जानते हो, उसे काट पीट कर वो मोहर बनाते हैं। मोहर का मतलब है उस पर कोई विशेष आकृति, विशेष चिन्ह होता था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मोहर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोहर। ये लोग कौन बना रहे थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग बना रहे थे। क्लियर हो गया, स्पष्ट हुआ। आप देखिए जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी हमने देखा। और कह रहे हैं कि संभवतः क्या हुआ है कि संभवतः 7000 साल पहले, ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसा मानते हैं, ऐसा संभव है कि आज से 7000 पहले एक जगह है आपका मेहरगढ़, और कह रहे हैं यहां पर क्या था, आपकी कपास की खेती की जाती थी। ठीक। और हमको जो मोहनजोदाड़ो से जो कपड़े मिले हैं, उनके जो अवशेष मिले हैं, और चांदी का एक फूलदान मिला है। फूलदान का मतलब होता है चांदी का बना हुआ एक कटोरा, बॉक्स टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फूलदान बोलते हैं। ठीक। और उसमें ढक्कन है, आपके तांबे की कुछ धातुआं हैं जो हमको मिली हैं। ठीक है। और जिनको फेनियस कहते हैं, सूती तकलियां हमको मिली हैं। और कहते हैं इनका निर्माण अगर कोई आपका कर रहा होगा तो विशेषज्ञ लोग ही इनको निर्माण करते होंगे। विशेषज्ञ का मतलब है जो लोग एक्सपर्ट होता है, तो क्या है विशेषज्ञ का, वो लोग उसको बनाते थे। विशेषज्ञ का मतलब क्या है, विशेषज्ञ का सिंपल मतलब है किसी खास चीज को बनाने का उनके पास प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग होती है कि वो उसको बड़े अच्छे तरीके से, बहुत एक्सपर्ट तरीके से उनको बना सकते हैं। क्लियर है। अब पत्थर तराशने का मतलब जिस तरह का डिजाइन उसमें चाहते हैं, मन के चमकाना, या फिर मोहर में आपकी पिचकारी में एक विशेष प्रकार की आकृति होती है कि हम लोग पत्थर के अंदर डिजाइन बनाते हैं, कलर भरते हैं और उसके ऊपर से आपका शीशा घेर देते हैं, उसको कहते हैं पिचकारी कलर। ठीक है, आदि करना। और कह रहे हैं प्रश्न 28 पर चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग का बनाया है, कितनी अच्छी दाढ़ी दर्शाई गई है। और कह रहे हैं जिस तरह की मूर्ति बनी है, ये किसी एक्सपर्ट ही मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई है, और हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, कि हर आदमी एक्सपर्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में आपके दक्ष थे या फिर महिला भी। अब कह रहे ये कंफर्म नहीं है कि ये जो मूर्ति बनाई है केवल आपका पुरुषों ने बनाई है या केवल महिलाओं ने बनाई है, ऐसा कोई भी हमारे पास अपना कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज आपकी किस तरह से है। क्लियर है। कह रहे कुछ महिला और कुछ पुरुष दोनों ही एक्सपर्ट रहे होंगे इस फील्ड में, जो आपका मूर्ति बनाते होंगे। अब देखिए इस मूर्ति की बात कर रहा है, ये आपके सामने है, देख लिया आपने। और इसकी दाढ़ी देखिए, बियर्ड को देखिए, इसकी कैसी लाइनिंग बना रखी है। आप गौर करके देखेंगे बहुत अच्छी आपको मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। देखिए बहुत पुराने समय की है, इस तरह की हमको मिली हुई है, ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता। देख लिया आपने। चलिए अच्छी लगी आपको मूर्ति। चलिए अब कौन बच्चा खड़ा होगा, जीआईसी रीठा खाल, कोई भी एक बच्चा माइक लेकर पढ़े। आपका नाम क्या बेटे, मैं आपका नाम पूछ। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है। आप यहाँ से पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था।
कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचा पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। बहुत बढ़िया, कच्छ बस के धन्यवाद, बैठ जाइए आप। शाबाश, बहुत अच्छे आप लोगों ने पढ़ा खड़े होकर बेटा। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं कच्चे माल की खोज की। क्या है कच्चा माल? अगर और बड़ा आसान है ये आपका रॉ मटेरियल। देखिए, अगर आप इसको रॉ मटेरियल को आपका देखते हैं तो आपको बिल्कुल साफ होगा कच्चा माल क्या है। जैसे कपास है, कच्चा माल क्या है? जैसे आपकी कपास है, कपास आपका क्या है? कच्चा माल है। आपका क्या है? रॉ मटेरियल है आपका। ठीक, कपास को हम लोग अपने खेतों में अपनी कल्टीवेशन के रूप में अपनी खेती करते हैं, फिर उसके रुई के रूप में हम लोग वहां उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के पश्चात फिर हम लोग उससे धागा बनाते हैं, और धागा बनाने के बाद हम लोग उससे क्या बनाते हैं? एक कपड़ा बनाते हैं। तो कच्चा माल आपको क्लियर होगा। ठीक, ऐसे ही गन्ना हमारे पास क्या होता है? आपका रॉ मटेरियल होता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं गन्ने से? आपका गन्ने को हम लोग आपका पैदा करते हैं, फिर उसकी पिलाई होती है, उससे रस बनता है, उससे गुड़, उससे चीनी, उससे शक्कर, उससे खांड, उससे मिश्री बनती है। ठीक, तो ये क्या है? रॉ मटेरियल है। और ये सारी चीजें क्या है? हमको प्राकृतिक से प्राप्त है। जैसे आपकी लकड़ी होगी, धातु अयस्क हो गया, ये सारे कच्चे माल हैं। ठीक, ये आपको समझना होगा। मिसाल के तौर पर किसान ही क्या करते हैं? इन सबको पैदा करते हैं और कताई बुनाई के लिए इन सब चीजों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक, अब हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। कह रहे अगर हड़प्पा के लोगों को तांबे की जरूरत थी तो कहां से कर रहे थे? राजस्थान से। राजस्थान में जगह है खेतड़ी। क्या जगह है? खेतड़ी। तांबे के लिए बड़ी प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में तांबा बड़ी अच्छी क्वालिटी का अगर आपको कहीं से मिलता है तो खेतड़ी से मिलता है। ठीक, क्लियर है? यहां तक कि पश्चिमी एशिया, ओमान से भी तांबे का आयात होता था। अगर आप लोग वेस्ट एशिया की एक कंट्री है ओमान, गल्फ कंट्री के रूप में आती है, जो खाड़ी देश है, उन खाड़ी देश में इसका गिना जाता है, उसका नाम है ओमान। ठीक, और हम लोग क्या करते थे? ओमान से तांबे का आयात करते थे कांसा बनाने के लिए। अब देखिए, एक है तांबा और एक है कांसा, दोनों अलग हैं। तांबे में अगर हम लोग टिन को ऐड कर दें, क्या कह रहे हैं? जो आपका तांबा है और इस तांबे में अगर आपका टिन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कांसा। अगर आपको कांसा बनाना है तांबे के साथ आपको टिन मिलाई जाती। ठीक, और कह रहे धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक, ये हमको देखना है। देखिए, कह रहे हैं कि चीजों की एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था, इस चित्र के माध्यम से आप खूब अच्छे से आपका समझ सकते हैं।
एक एक खिलौना बनाया गया है। साइड में आप देख रहे हो बच्चों का खिलौना है। तो आज अगर एक खिलौने रूप में रहा होगा तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा रूप भी हमको देखने को मिलेगा। और बैलगाड़ी के माध्यम से या टांगों के माध्यम से, किस चीज के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका पहुंचाया जाता रहा होगा। अब कह रहे हैं क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात में के लिए किन संसाधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? बच्चों का खिलौना हल आज का चलाने के लिए ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं जिन्हें हमें ज्ञात नहीं है। हड़प्पा की यह भी प्रथा थी और कह रहे हैं हड़प्पा इस रूप में भी आपका प्रचलित थी। ये मोहर देखिए, आपके सामने मोहर दिखाई देगी। ये एक आपके पत्थर की कटिंग है, किसी मेटल पर आपका बना हुआ एक चित्र है। आप इसको गौर कर देखिए, ठीक, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें। अब कह रहे हैं नगर में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों के लिए ही शहर में रहने वाले शासक लेखों दस्तकार के लिए खाने का सामान देते थे। अब जो किसान है वो किसान व्यक्ति ही क्या करेगा? जो लोग आपका गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, उनको खाना पहुंचाएगा। क्या करेगा? उनको चीजें आपका प्रोवाइड कराएगा। कौन? आपका गांव का व्यक्ति, ठीक। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, चना, मटर, तिल, सरसों का ये सब चीजें उगाते होंगे। देखिए हमको पौधों के अवशेष मिले हैं। आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी पत्थर में, किसी बर्तन में, पॉट होल में आपका सेब पड़ी थी। उन सेब के सुरक्षित होने की वजह से ही हमने आइडिया लगाया, उनका अध्ययन किया कि हमको क्या मिला है। हमको यहाँ पर ये चीजें मिली। जैसे हमको चावल नहीं मिला, लेकिन चावल की हमको भूसी मिली है। अगर भूसी मिली है तो जाहिर सी बात है कि चावल भी आपका होता होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जिनके अनुमान के आधार पर हमारे पुरातात्विदों ने इस तरह की खोज की। और कह रहे हैं जमीन की जुताई के लिए हल की प्रयोग एक नई बात थी। उस समय क्या था कि हल क्या आ गया था? लोगों के प्रयोग में आ गया था और एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने निकल कर आया। हड़प्पा काल हल तो नहीं बचा पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं जिसे हम कम बारिश होती है इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। क्लियर है? और संभवतः लोग पानी की सिंचाई के लिए हमेशा जरूरत पड़ती होगी और फसलों पर वो आपका डिपेंडेंट वो आपका रहते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह थे जिन्हें सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड में चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक, ये हमको देखना। अब जानवर भी आप देख सकते हैं, जानवर भी पालते थे, बेर जैसे फल को इकट्ठा करते थे, मछली, हिरण इत्यादि का शिकार करते थे। अब है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म मतलब छोटे से स्तर पर बहुत बारीकी से हम लोग निरीक्षण करेंगे। जैसी घिटोली गुड मॉर्निंग सर। हमारी भावना। कुमारी भावना, आप कौन सी क्लास में है भावना? कक्षा 6 में। चलिए बेटे, शाबाश। तो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण हम लोग करेंगे। चलिए बेटा, आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। कच्छ के इलाके में खरीद बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन ऊपर थी। और वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भाग में विभाजित थे और वही धोलावीरा गांव को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक
खुला मैदान भी था। वहाँ संविधानित कार्यक्रम आयोजित किए गए जाते थे। वहाँ मिलने कुछ आवश्यक में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इस अभिलेखों को संविधान लकड़ी में जड़ा गया था। वह एक अनोखा अफसोस है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की संविधान की खड़ी में बैठ जाओ बेटे आप, मैं पढ़ता हूँ, बैठ जाइए। शाबाश सपना, बहुत अच्छा पढ़ा बेटे आपने, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। शाबाश। चलिए थोड़ा ध्यान देते बेटे। देखिए, बात कर रहे थे हम लोग गुजरात की। गुजरात में दो क्षेत्र पड़ेंगे, एक पड़ेगा कच्छ, रण का कच्छ इसको कहते हैं, और एक पड़ेगी खंबात की खाड़ी। क्या मिलेगा? खंबात की खाड़ी। दो चीज हमको आपका देखने के लिए मिलती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कच्छ वाले क्षेत्र की, ठीक है। गुजरात में अगर आप भारत का मैप बनाओगे तो ये देखिए, ये गुजरात है, ठीक। तो यहां मिलेगा आपको रण ऑफ कच्छ, ठीक, और नीचे मिल जाएगी खंबात की खाड़ी। क्लियर है? अगर मैं ऐसे बात करूं, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, हमें वहां इतने डिटेल में नहीं जाना है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। तो कह रहे हैं उसी के इलाके में एक क्षेत्र पड़ा हुआ है, एक नाम है नगर का, उसका नाम है धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा। ऐसा माना जाता है कि इस पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अगर किसी को पानी का मैनेजमेंट आता था बढ़िया से, क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को पानी का मैनेजमेंट आता था, साफ पानी को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसको लॉन्ग समय तक चलाना है, लंबे समय तक रखना है, तो केवल इस पूरी सभ्यता में एक शहर ऐसा था जो इस चीज में एक्सपर्ट था, और उसका नाम था धोलावीरा। धोलावीरा कहां होगा? गुजरात में। और गुजरात की जगह है रन ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ का क्षेत्र, और उसमें भी क्या है? खदिर बेत नामक स्थान के पास। और यहाँ क्या मिला है हमको? साफ पानी मिलता है, प्योर वाटर मिला है। और यहाँ की जमीन भी क्या थी? उपजाऊ, आपके फर्टिलाइज जमीन थी। और कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, और कह रहे हैं कि धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, परसों शुरू किया था, तो मैंने 2 आपको नगर के प्रकार बताए थे। एक बताया था उछला नगर, जो आपको ऊंचाई पर बना हुआ था, एक निचला नगर था, एक को नगर द्वीप कह रहे थे। क्लियर है ना? लेकिन धोलावीरा में ऐसे 3 भागों में बटा था। किसे बटा था? 3 पार्ट में डिवाइड था, और हर एक हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे, यानी कि बहुत बड़ा गेट बना हुआ था, तब तुम एंट्री कर सकते थे इसके अंदर। और इस नगर में खुला हुआ मैदान भी था, जहां पर क्या होता था, आपके सार्वजनिक, यानी कि सब लोग मिलकर अपना कोई ना कोई प्रोग्राम किस तरह का उनको ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक। यहां मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदवाया गया था, ठीक। ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा पर मोहर जैसी छोटी चीजें मिली है। और कह रहे हैं कि एक आपको विशेष अलग अवशेष देखने के लिए मिलेगा। आपके सामने ये देखिए, आपके सामने उसका चित्र है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग आपका बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। आप समझिए इस तरह का पानी प्रिजर्वेशन और बहुत लंबे समय तक आपका चलाने की आपकी टेक्निक। मैं आपको बावरियों के विषय में बताऊंगा कि बावरी क्या होती हैं, कि प्राचीन समय में पानी को कैसे प्रिजर्व किया जाता था। इन सब के विषय में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।
मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।